बख्तावर कहती कि मेरे शौहर ने अमेरिका में मेरे लिए एक ट्रांसलेटर ढूंढा। और जब मेरी उससे बात हुई पहली बार, तो मुझे तब पता चला कि मेरे शौहर को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पैदा होते ही बाप की मोहब्बत से महरूम रही और उसके बाद अमेरिका गई, और वहां जाकर जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही अजीब था। अब ये कहानी पंजाब के एक निवाही इलाके से है, जहाँ पर एक घर के अंदर एक बेटी पैदा होती है, और जैसे ही वो बेटी पैदा होती है तो उसका बाप जो था वो घर से बाहर निकल जाता है। ना बच्ची को देखता है, ना उससे प्यार करता है, और ना ही उसका नाम तक रखता है, और उसके कान में अजान तक नहीं देता। उन्हीं दिनों उसकी एक फूफो थी जो कि पाकिस्तान आई हुई थी, अमेरिका रहती थी, और वही इनके घर के अखराजात भी बर्दाश्त करती थी। उन्होंने इसका नाम बख्तावर रखा और इस लड़की से बेहद मोहब्बत की उन्होंने। अब बख्तावर कहती है कि मेरी जो फूफो थी वो कुछ दिन यहाँ गुजारने के बाद वापस अमेरिका चली गई, और मेरा बाप मुझे एक नहुसत समझता था, क्योंकि हमारे घर में 4 बेटियाँ पहले थी, मेरी बहनें जो थी, और 5वीं मैं थी। मेरे बाप को बेटा चाहिए था, लेकिन हमारे घर में लगातार बेटियां पैदा हो रही थी। उसके बाद मैं कहती थोड़ी सी बड़ी हो गई, मैं अपने बाप के सामने अक्सर जाती, लेकिन मेरा बाप जो है वो मुझे देखना गवारा ना करता। जहाँ मैं खेल रही होती वो कभी वहाँ आकर बैठता ही नहीं था। बाकी बहनों से फिर भी थोड़ा बहुत वो प्यार करते थे, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। अब ये वक्त चलता गया, मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया, और मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। अब ये मैट्रिक तक तालीम जो हासिल की, उसकी फ़ीसें वगैरह जो कुछ भी था वो मेरी जो अमेरिका वाली फूफो थी उन्होंने पे की। वही हमारे घर के काफ़ी अखराजात भी देखती थी। बख्तावर कहती कि मेरे वालिद मुझसे इतनी नफ़रत करते थे कि उसका एक हवाला दूं कि हमारे वालिद जो हैं वो घर आते हैं, मेरी वालदा को 300 या 400 रुपये पकड़ाते हैं, और मेरी वालदा वो पैसे पकड़कर जो पेटी वगैरह होती है उसके ऊपर जो कपड़ा डला हुआ होता है उसके नीचे रख देती हैं। अब वहाँ पर मैंने भी देख लिए। अगले दिन सुबह सुबह बाज़ार के अंदर एक मदारी आता जो बंदर का और बकरी का तमाशा दिखा रहा था। तो मैंने वो तमाशा देखा, और तमाशा देखने के बाद बंदर वाला जो शख्स था जो तमाशा दिखा रहा था उसने लोगों से पैसे मांगने शुरू किए, और मेरा दिल किया कि मैं इसको पैसे दूं। मुझे नहीं आइडिया था, मैं उससे छोटी थी 4-5 साल की, और मैं घर गई हूँ, मैंने जाकर वो पैसे उठाए हैं 300-400 जितने भी थे, वो जाके सारे मैंने बंदर वाले को दे दिए। उसके बाद सब तालियां बजाने लगे और मैं बहुत खुश हुई। उससे अगले दिन जब वालिद साहब ने वालदा से पैसे मांगे, और वालदा ने वहाँ पर पैसे देखे, तलाश किया, नहीं मिले, तो उन्होंने पूछना शुरू किया। तो मैंने कहा कि वो तो मैंने लिए थे, मैंने बंदर वाले को दे दिए। अब ये बात करनी थी कि मेरे वालिद ने गुस्से में आकर मुझे उठाया, और उठा के ऊपर से गिराया। वो मुझे नीचे फेंक रहे थे, और वहाँ पर चारपाई पड़ी हुई थी। चारपाई का जो पाया होता है वो एक साइड से, लकड़ी की चारपाई का जो होता है वो ऊपर निकला हुआ होता है। कहती मैं उसके ऊपर गिरी, मेरी कमर उसके ऊपर लगी है, और उसके बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ गुम हो गई हूँ। डॉक्टर्स के पास ले गए, मैं बीमार हो गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट किए, एक्सरे वगैरह किया, और उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका एक मोरा जो है वो डैमेज हो गया है, जिस वजह से इसे पेन है। अब इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन है, और वो बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा भी है। अब कुछ दवाइयाँ वगैरह दी, उससे मैं ठीक होने लगी, और मैंने मैट्रिक तक ये तकलीफ़ अपने साथ ही बर्दाश्त की। मैंने मैट्रिक कर लिया था। खाला बैठी और कहती मेरे वालिद साहब से कि तुम्हारी बाकी बच्चियों की शादियां तो नहीं, चलो ये छोटी वाली जो है ना, इसको मैं अपने साथ ले जाती हूँ अपनी बहू बना के। मेरी खाला ने अपने बेटे के साथ फ़ोन के ऊपर मेरा निकाह करवा दिया, और मेरी खाला उसके बाद चली गई। अभी मेरी बाकी जो बहनें थीं, घर में इतनी गुर्बत थी, उनकी शादियां करने वाली भी रहती थी। तो चलो मेरा बोझ जो है मेरे बाप के सर से ख़त्म हुआ है, उनकी टेंशन भी ख़त्म हो गई कि मैं इस घर में हूँ, और वो जहाँ बैठते हैं वहाँ मैं नहीं जा सकती थी। अब खाला वापस गई हैं, वहाँ जाकर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद कहते कि मुझे वीज़ा पासपोर्ट जो भी मिला, और मैंने पाकिस्तान से अमेरिका के लिए पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र करना था, और वो मैंने किया। अब वो कहती कि मैं जो मैट्रिक कर चुकी थी, उस मैट्रिक तक मुझे ABC ये आती नहीं थी। उस दौर में ज़्यादातर अरबी के ऊपर तवज्जो दी जाती थी, अरबी पढ़ाई जाती थी। अब कहती कि मैं अरबी थोड़ी बहुत समझती थी, लेकिन जो इंग्लिश है वो मुझे नहीं आती थी। अब मेरी जो फ़्लाइट थी वो दरमियान में एक जगह पे चेंज होना था जहाज़, और उस जगह पर मुझसे मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, और मैं वहीं रह गई। अब मैंने किसी के ज़रिए फ़ोन लिया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, सिम भी नहीं थी, और अपनी खाला को फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे लिए दूसरी फ़्लाइट बुक की, और वहाँ पर होटल के अंदर मैंने एक दिन स्टे किया, और स्टे करने के बाद अगले दिन मैं अमेरिका पहुँची हूँ। जब मैं अमेरिका पहुँची हूँ तो मेरा शौहर नहीं, वहाँ पर मेरी जो फूफो थी वो मुझे लेने आई हुई थी।
अब मैं वहाँ से उनके साथ बैठ कर घर चली गई हूँ। घर गई तो पता चला कि मेरे जो शौहर हैं वो काम पर गए हुए हैं, वो लेट आएंगे। उसके बाद फूफो ने मेरे लिए कुछ सामान वगैरह तैयार किया और मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद लेट गई, शाम हुई, काफ़ी देर से मेरे शौहर आए हैं और आकर उन्होंने कुछ इंग्लिश में मुझसे बात करनी शुरू कर दी। अब वो बात क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो अलग से बे नहीं आती थी। अब उसके बाद मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ जैसे वो मुझसे माजरत कर रहे हैं। सॉरी का लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि सॉरी यहाँ पर भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। अब मैंने ये सारी बातें सुनने के बाद वो सो गए और मैं भी सो गई हूँ। कुछ 10 से 15 दिन गुजर चुके थे, मेरे शौहर का मुझ में इंटरेस्ट नहीं था और इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। अब मैं खामोश थी। अब मेरी जो फूफो है उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे शौहर से तुम्हारी बातचीत हुई, वो तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, उसने तुम्हें कोई डांटा या मारा तो नहीं? कहती वो कुछ कह रहे थे पहली रात आके और मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। 15 से 20 दिन गुजरे तो मेरा जो शौहर है उसने एक ट्रांसलेटर का बंदोबस्त किया और ट्रांसलेटर का बंदोबस्त करने के बाद उसने मुझे बताया कि तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं लड़कों में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एक लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करूँगा। अब अमेरिका के अंदर ये लड़कों के साथ शादियों का जो मसला है ये चल रहा है। और उसके बाद कहती मैं तो हैरान रह गई। मैंने अपनी फूफो को बताया और मेरी फूफो ने उसे खूब डांटा और उसके साथ ही वो आगे से बात कर रहा था कि मैं तो ये करूँगा। तो उस फूफो ने उसे कहा कि मेरे लिए तुम बस इसको तब तक तलाक नहीं दोगे जब तक इसके पासपोर्ट नहीं बन जाता। तो उसने कहती कि जब तक मेरा पासपोर्ट नहीं बना मुझे तलाक नहीं दी। उसके बाद उसने मुझे तलाक दे दी और मेरी जो फूफो थी उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। और उसके बाद मैं परेशान थी कि मैं क्या करूं। मैंने फूफो से कहा कि मैं कुछ पढ़ना चाहती हूं। उन्होंने पहले तो मुझे एक लर्निंग स्कूल था जहां पर इंग्लिश सिखाई जाती थी, वहां भेजा। मैंने कुछ वक्त लगाया और जल्द ही मैंने इंग्लिश बोलनी सीख ली। उसके बाद मैंने गाड़ी भी सीख ली और मैं पढ़ने लगी। यूनिवर्सिटी पढ़ रही हूँ तो और पढ़ती जा रही हूँ और इसके साथ साथ मैं जॉब भी करती थी, अपने अच्छे खासे पैसे कमाती थी और मैंने ड्राइविंग सीखी हुई थी। एक रोज़ क्या हुआ कि मैं ड्राइविंग करते हुए जा रही हूँ और एक जगह पर मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और 3 दिन मैं बेहोश रही थी। और उसके बाद फूफो जो है वो मेरे पास थी। फूफो जो है उन्होंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, उसने जो करना था वो कर चुका था। अब फूफो और मैं इकट्ठी रहते थे। अब कहती कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका जो बचपन में मोरा डैमेज हुआ था उसकी वजह से आपको पेन है। अब यहाँ पर आपके लिए 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपना ऑपरेट करवा लें और ऑपरेट अगर सही हो गया तो ठीक है, अगर सही ना हुआ तो फिर आपका नीचे वाला जो हिस्सा है वो सारी उम्र के लिए डेड हो जाएगा, आप चल फिर नहीं सकेंगी, या फिर इसी तकलीफ़ के साथ आप चलते फिरते रहें। तो मैंने यही सोचा कि मैं इसी तकलीफ़ के साथ चलती फिरती रहूँगी। कहती अब मैंने ज़्यादा चल नहीं सकती थी, मैंने व्हील चेयर ले ली, लेकिन मैं अपने काम काज कर लेती थी। कहीं खड़ी हो गई और उसके बाद व्हील चेयर पर बैठी और चल लिया। तो कहती कि मैंने एक नैनो साइंस का शोबा था उसके अंदर दाखिला ले लिया। अब मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो मैं इतने अच्छे से पढ़ रही थी कि मैंने उसमें टॉप किया और उसके बाद मैं नैनो साइंस के अंदर लेक्चरार बन गई। अब कहती कि मैं वहाँ पढ़ाने लगी हूँ और अब कहती कि मेरी लाखों में सैलरी है और मैं तकरीबन दुनिया के 42 ममालिक घूम चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास एक ही मलाल है कि मेरा बाप जो है वो मुझसे नाराज़ है और इस वक्त मैं शादी भी नहीं करना चाहती और मेरी उम्र भी तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान हो चुकी है और मैं अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी जो बहनें थी उनकी शादियां जहाँ हुई वो गरीब लोग थे, मैंने उन चारों बहनों को अलग अलग घर बना के दिए। उनकी जो भी हेल्प हो सकती है वो यहाँ से करती हूँ और इस वक्त मैं अपनी तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रही हूँ कि मुझे दोबारा से कोई मेरे विक्की शौहर जैसा ना मिल जाए जो कहे कि मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है, या फिर कोई ऐसा ना मिल जाए जो सिर्फ पासपोर्ट के लिए हो। अब कहती कि जो मेरी फूफो थी उनका भी इंतकाल हो गया और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो भी बंदा मिलता है वो कहता है कि रुबाब बहुत खूब, तुमने कमाल कर दिया। लेकिन ये अल्फाज मैं अपने बाप के मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मेरा बाप कभी मुझे गले लगाए, मेरे सर पे हाथ रखे और कहे कि बेटा तूने कमाल कर दिया। ये मेरी छोटी सी कहानी है और पता नहीं अब मैं सक्सेसफुल हूँ या अनसक्सेस हूँ। मैं वो लड़की हूँ जिसके बाप ने बचपन में मुझे ना देखा था और जवानी में मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। आज मेरी जवानी जो है वो ढल रही है, मैं अपने बाप के इस प्यार को तरस रही हूँ। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।